तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। क्या आप कभी ऐसा सोच कर देखे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों पर आप फूल देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पौधे जो है, पौधों पर ये फूल कैसे खिलते हैं, क्यों खिलते हैं? कभी सोच कर देखे हैं? आप फल खाते हैं, लेकिन क्या कभी आप सोच कर देखे हैं कि ये फल कैसे बनते हैं? बहुत सारे आप फल खाते हैं, कुछ फलों में बीज होता है और कुछ फलों में बीज नहीं होता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि इन फलों में बीज कैसे बनता है? कुछ फलों में बीज नहीं होते हैं, तो क्या आप सोचे हैं कि इन फलों में बीज क्यों नहीं होता है? तो आज इसी तरह से आप सब्जी खाते हैं, क्या अभी कभी आप सोचे हैं कि जो सब्जी हम खाते हैं उस सब्जी का निर्माण कैसे होता है, कैसे सब्जियां बनती है? क्या आप जानते हैं कि जो सब्जियां होती हैं, कुछ सब्जियों में बीज होता है, कुछ में नहीं बीज होता है, ये कहाँ से ऐसी कैसे बन जाती है? तो आज इन बहुत सारे प्रश्नों के जवाब लेकर के हम आप लोगों को एक ऐसे वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं जिसको आप बताएंगे कि फल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, फलों के प्रकार कितने होते हैं, और ये पौधों में फूल क्यों खिलते हैं, सब्जियों में फूल क्यों खिलते हैं, सब्जियां कैसे बनती है, फल कहाँ से आते हैं, फल के अंदर बीज कैसे बनते हैं। इन बहुत सारे वैज्ञानिक प्रश्नों को मैं लेकर के एक आज के क्लास में आया हूँ। तो समझ लीजिए कि आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग को जो अनर्गल वीडियो हम लोग देखते हैं, दूसरे चीज़ों को, अपने बच्चों को आप अपने खुद देखिए ऐसे वीडियो जो कोई भी टीचर के पढ़ाया हुआ हो, हमारा वीडियो हो या और भी टीचर के, तो वैसे वीडियो को आप देखिए जहां पर आपके बच्चे को वैज्ञानिक सोच दिया जाता हो। हमारे डीके सर क्लासेस के माध्यम से मेरा यह क्या कहता है, एक कमिटमेंट भी है कि जितने साल तक मैं जिंदा रहूं आप लोगों को ये वैज्ञानिक क्लास देता रहूँगा। एक से एक वैज्ञानिक, समाज में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस पर मेरा वैज्ञानिक क्लास का वीडियो नहीं आप लोगों को मिलेगा, हर चीज़ पर मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आप लोगों को आज देना है इस क्लास में। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि फल और सब्जियों के अंदर बीज कैसे बनता है? क्या कभी आप सोच कर देखे हैं कि इन फल और सब्जियों के बीच में बीज कहाँ से आता है, बीज कैसे बनता है? तो आज इसी वैज्ञानिक प्रश्न को लेते हुए बहुत सारे वैज्ञानिक प्रश्नों को आप लोगों को मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से पहले हम समझ जाते हैं कि जो फल और सब्जियां जहां से मिलती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, ताकि इन सारे प्रश्नों को जानने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी, आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो देखिए जैसा कि चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है आपको फूल का। अब इस फूल में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि फूल में एक एक चीज़ का पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद जब इस प्रश्न पर हम आएंगे तो आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये फूल जो है, तो सबसे इस फूल में क्या होता है कि हमने पहला पॉइंट से हम लोग चल रहे हैं, नर युग्मक यानी नर कोशिका। तो देखिए जैसे हम लोग को और जंतुओं में ना नर और मादा दोनों होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे पौधों में भी नर और मादा एक ही में होते हैं, मतलब एक ही पौधे में, और बहुत सारे पौधों में अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग को कुछ जंतु भी होते हैं जो उभयचर, मतलब क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो उसी तरह से पौधे भी हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फूल मैंने बनाया है जिसमें आप लोग को पूरे नर युग्मक भी और मादा युग्मक दोनों इसी में है। तो देखिए नर युग्मक क्या है, तो नर युग्मक होता है नर कोशिका। जैसे पुरुष में स्पर्म होते हैं, उसी तरह से इसमें जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं इसी में, इसमें भी। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये फूल में सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए फूल का निचला भाग जिसको हम लोग डंठल कहते हैं, जहाँ से फूल जिस पर खिलता है, तो इस डंठल को, जैसे हम इसको पकड़ के ऐसे फूल दिखाते हैं, तो इस डंठल को हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत, और इसी पुष्प वृंत पर सारा जो पुष्प है वो खिला रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ से जैसे हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर एक आपको आसन दिखाई पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन, पुष्पासन, जिस पर यह फूल जो है खिला रहता है। तो जहाँ पर ये डंटी जो हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको पुष्प वृंत कह दिए। इसके बाद चलते हैं तो देखिए यहाँ फूल यहाँ पर खिला है, तो जिस स्थान पर फूल खिला है उस स्थान को कहते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प के आसन, यानी पुष्प बैठने का उसका आसन। जैसे हम लोग क्या करते हैं,
बैठ करके खाना खाते आसन मार कर, नहीं, तो उसी तरह से ये पुष्प जहाँ बैठा है उसको कहते हैं पुष्पासन। अब उसके ऊपर चलते हैं तो देखिए ये जो है चारों तरफ कुछ हरी हरी पत्तियां निकली रहती है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, कुछ चारों तरफ कुछ पत्तियां निकली रहती है, हरी हरी होती है। इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। हरी हरी होती है, छोटी छोटी पत्तियां, फूल के नीचे आप देखिएगा तो ये हरी हरी पत्तियां होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसके जब ऊपर चलते हैं, हरी पत्तियों के ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे फूलों में रंग बिरंगे तरह तरह के, उसमें अलग अलग कलर के आपको दिखाई देंगे। तो जो अलग अलग कलर के सभी पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, इसको हम लोग कहते हैं दल पुंज, इसको दल पुंज कहते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, इसमें देखते हैं कि यहाँ से एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये फूला हुआ, इसको कहते हैं अंडाशय। ये फूला हुआ जो बीच में भाग आप इस तरह से देख रहे हैं, उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, ये अंडाशय है। अब देखिए इस अंडाशय के अंदर आपको गोल गोल बहुत सारे इस तरह से आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये सभी अंडाणु है। क्या है? ये सभी अंडाणु है, अंडाणु। तो देखिए ये सभी इसके अंदर अंडाणु है। इसके बाद इसका ऊपरी सिरा जैसे आग जा करके एक नली के रूप में ऊपर खुल जाता है और यहाँ पर इसका मुंह होता है। तो जो मुंह है ना, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और नीचे का जो ये नली है, यहाँ से नली है, इस नली को कहते हैं वर्तिका। तो देखिए अब यहाँ से ये अंडाशय से लेकर के वर्तिका तक का जो पूरा ये भाग है, ये देखिए फूल का स्त्री प्रजनन अंग है, यानी स्त्री प्रजनन अंग है ये फूल का। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, याद रखिए कि ये फूल का स्त्री प्रजनन भाग है। तो स्त्री प्रजनन भाग में अगर बात करें तो मुख्य रूप से क्या है? अंडाशय है, उसके अंदर अंडाणु है, उसके बाद यह वर्तिका हो गया, उसके बाद यह वर्तिकाग्र हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें से बहुत सारे इस तरह से यहाँ पर एक आकृति देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो ये सभी जो है फूल के नर प्रजनन अंग है, जिसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो देखिए फूल का, इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए पुंकेसर का भी भाग देख लीजिए, तो यहाँ से निकला हुआ है, तो ये जो डंटी है ना इसका, इसको कहते हैं तंतु। और इसके ऊपरी भाग में जो देख रहे हैं, इसको यहाँ पर इसको कहते हैं परागकोश। ये गोल जो देख रहे हैं इसको कहते हैं परागकोश, माने इसी में ये जो है इसमें पराग रहते हैं छोटे छोटे, इसलिए इसका नाम है परागकोश। इसको कहते हैं परागकोश। इस कोश है, एक थैली है परागकोश, यानी पराग को रहने वाली थैली, परागकोश। अब उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से पराग रहते हैं, यानी इसमें पराग रहते हैं, पराग कण। इसको बहुत सारे छोटे छोटे कण रहते हैं, पराग कण। तो अब देखिए ये स्त्री प्रजनन अंग हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर है अंडाणु और ये है पुरुष प्रजनन अंग, जिसको कहते हैं पुंकेसर। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे पराग है। तो अब इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे जो पराग है ना, ये पराग हो गया फूल के, यानी नर प्रजनन कोशिकाएं। इसको फूल के नर प्रजनन कोशिका कहते हैं। छोटे छोटे जो पराग है इस तरह से यह रहता है, ऐसे इसके अंदर छोटे छोटे पराग रहते हैं। तो इन छोटे छोटे पराग को कहते हैं नर कोशिका, इसको कहते हैं नर जुग्मक। अब इसके बाद इसके अंदर जो छोटे छोटे अंडाणु, यानी स्त्री केसर में जो छोटे अंडाशय के अंदर देख रहे हैं छोटे छोटे कण, इसको कह रहे हैं अंडाणु। अब देखिए क्या होता है, तो आप समझ लिए लगभग इस सारे पॉइंट्स को आप समझ लिए, फिर से एक बार देख लीजिए। तो नर जुग्मक जैसे मैंने कहा, तो ये पराग कोश के अंदर जो छोटे छोटे रहते हैं पराग कण, इसको नर जुग्मक कहते हैं। मादा जुग्मक जो अंडाणु के अंदर अंडाशय के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको अंडाणु, स्त्री प्रजनन यानी स्त्री जुग्मक है, मदा कोशिका कहेंगे, मदा जुग्मक उसको कहेंगे। मदा कोशिकाएं, कोशिका होती है मतलब ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, समझ लीजिए कि स्पर्म में छोटी कोशिकाएं हैं और ये अंडाणु भी छोटी कोशिकाएं हैं। जैसे जानवरों में होता है अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, उसी तरह से ये भी है। अब देखिए पुष्पवृंत, तो मैंने बता दिया कि फूल के नीचे वाले भाग जिसको हम लोग ऐसे पकड़ कर खड़ा करते हैं फूल को, उसको पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पासन, जहाँ फूल खिला होता है उसको पुष्पासन मैंने बता दिया। इसके बाद बाह्य दल पुंज, मैंने कहा कि
कि फूल जहाँ से पुष्पासन के नीचे हरी हरी चारों तरफ पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी पत्तियों की तरह आकृति होता है, वो पत्तियाँ नहीं होती हैं लेकिन पत्तियों की तरह आकृति होता है, छोटा छोटा फूल का वो भाग है, तो उसको कहते हैं बाह्य दल पुंज, उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद दल पुंज, मैंने कहा कि फूल में जो रंगीन बिरंगे भाग, रंग बिरंगे भाग होते हैं, उस रंग बिरंगे भाग को कहते हैं दल पुंज, जो आप देख रहे हैं इसको चारों तरफ, तो ये दल पुंज हो गया। अब कह रहे हैं कि स्त्री केसर, मैंने बता दिया कि स्त्री केसर जो है यहाँ से यहाँ तक भाग, जिसमें अंडाशय है, अंडाणु है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, इसको कह दिया आपको स्त्री केसर। इसमें अंडाणु है, अंडाशय है, अंडाणु है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर को बता दिए कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भाग फूल का पुंकेसर है, जिसमें आप लोगों को पराग कोश है, उसके अंदर पराग कण है, और यह जो इस डंटी है इसको कहते हैं तंतु। तो चलिए इसके बाद देखिए निषेचन। अब आपके जितने प्रश्न हैं, मैंने जितने प्रश्न शुरू में आप लोगों को बोला है, उनका सभी का बारी बारी से आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। देखिए निषेचन क्या होता है, इसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं निषेचन को। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ से ये पराग कोश जो है, यहाँ से पराग कोश से परागण जो है, जो इस तरह से छोटे छोटे परागण है, ये क्या करते हैं कि धीरे 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 किसी जानवर के द्वारा, हवा माने जानवर से भी होता है, किसी हवा के द्वारा, तितलियों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, किसी कीट के द्वारा, पानी के द्वारा, जैसे भी हो, ये सभी क्या करते हैं, यहाँ से स्पर्म जो है आ जाते हैं इस पर वर्तिकाग्र पर, माने स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग पर आ जाते हैं। देखिए जहाँ भी बीज का उत्पादन हो, जैसे जंतुओं में बच्चे का उत्पादन हो, अंडे का उत्पादन है, जो भी होगा, चाहे पौधा हो, जंतु हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों को मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलेगा तो समझिए कि सृष्टि नहीं चलेगी। तो अब देखिए यहाँ भी वही होता है कि यहाँ से स्पर्म जो है उड़कर यहाँ आते हैं, और धीरे 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 इस नली से होते हुए धीरे 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 कहाँ आते हैं, यहाँ अंडाणु तक पहुँच जाते हैं। और जैसे ही अंडाणु में आएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ है अंडा। अंडाणु के अंदर जहाँ अंडाशय है उसके अंदर अंडा है, और इधर से आ करके सभी अंडाणु से क्या करते हैं, ये जो स्पर्म आते हैं सबको आकर के निषेचित कर दिए। कुछ आकर इसको निषेचित कर दिए, कुछ ये आके इसके निषेचित कर दिया, ये मतलब इसी तरह से जितने भी उधर से अधिक स्पर्म आएंगे और जितने अंडाणु को निषेचित करेंगे, वही आगे चलकर बीज में परिवर्तित हो जाता है। वहीं आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज में। मैंने कहा ना कि फल और सब्जियों में बीज के, उसके अंदर बीज का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए अब यहाँ से जो स्पर्म आया और आकर के एक अंडाणु को निषेचित कर दिया, दूसरे आकर दूसरे को, तीसरे आकर तीसरे को, जितने को निषेचित करेगा उस फल के अंदर उतना ही बीज बनेगा। अगर 10 को निषेचित 10 आया, 10 को निषेचित कर दिया, 10 बीज बन गया, 100 को निषेचित कर दिया, 100 बीज बन जाएगा। अगर निषेचित नहीं किया, बीज नहीं बनेंगे। क्लियर। तो समझ लीजिए कि जब निषेचित नहीं करेंगे, अब मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने अगला प्रश्न आप लोग को, तो इस क्रिया को जैसे समझ लीजिए मैंने निषेचन पर चला था, तो इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब नर जुग्मक यहाँ से चल कर के आ कर के मादा जुग्मक अंडाणु से मिल जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। और देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो फूल का काम समझिए हो गया। एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप हम सभी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पौधे जो है फूल क्यों खिलाते हैं, आप समझते हैं, हम समझते हैं कि ये प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, समझते हैं कि हम लोगों के लिए खिल गया कि भाई ले लो, देखो सुंदर सुंदर कितना है, देखने में तुमको अच्छा लगेगा, इसके लिए नहीं। ये अपना प्रजनन की क्रिया को करने के लिए। ध्यान रखिए कितना विज्ञान दूसरा है, हम लोग क्या सोचते हैं कुछ दूसरा है। तो ये जितना भी फूल खिलता है ना, जिसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यह जो है हम लोग के लिए नहीं फूला है। बीज जो, वो फूल जो खिला है ना, वो अपना प्रजनन की क्रिया को करने के लिए खिला है। अब कहिएगा कि तब तो इतना आकर्षण, खूब सुंदर लाल पीला हरा भाई दिखा करके हमारे मन को लुभाता है, तो ये क्यों? आपके मन को लुभाने के लिए नहीं भाई,
ये तितलियों के मन के लुभाने के लिए, ये मधुमक्खियों के मन के लुभाने के लिए, ये भंवरों के मन को लुभाने के लिए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े को मन के लुभाने के लिए ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तितलियां आएंगी, यहाँ बैठेंगी, इससे होकर यहाँ बैठेंगी, उसके पैरों में स्पर्म सट कर आएंगे, इसमें चले जाएंगे। मधुमक्खियाँ आएंगी, उसी तरह से बैठेंगी, इधर आएंगी, चला जाएगा। अब कहिएगा कि क्यों आती हैं? क्योंकि जैसे ही फूल खिलेगा उसमें से एक प्रकार के सुगंध निकलने लगता है, मधुमक्खियाँ आकर्षित होकर आ जाती हैं। और फूल जानबूझकर ऐसा करता है कि भाई कुछ ऐसा चीज़ निकालो ताकि कीड़े मकोड़े जो है आकर्षित होकर आ जाएं और हमारा स्पर्म जो है, यहाँ से जो स्पर्म है, परागकण है, जो यहाँ तक आ जाए और हमारा निषेचन की क्रिया हो जाए। इसके लिए फूल खिलता है लाल पीला, और हम लोग कुछ अलग ही सोच लेते हैं। तो चलिए, प्रजनन की क्रिया आज आप लोग जान गए कि फूल जो है हरा भरा खिलता है, लाल पीले हरे रंगों में खिलता है, जो भी रंग में हो। तो क्यों खिलता है? क्योंकि उसको अपने प्रजनन की क्रिया को करना है, इसलिए। अब देखिए कहेंगे कैसे? तो जैसे ही प्रजनन की क्रिया खत्म, वैसा ही फूल देखिएगा अगले दिन से मुरझा करके टूट कर गिरना खत्म, क्योंकि उसकी कहानी जो है खत्म हो गई। उतना ही दिन के लिए खिला था, उतना ही दिन के लिए सुंदरता बिखेर कर रखा था, जब तक कि उसका निषेचन नहीं हो जाता। देखिए, अब जैसे ही निषेचन क्रिया हो गई, जैसे ही यहाँ से स्पर्म आ गए, निषेचन की क्रिया हो गई, अब यहाँ से क्या करेगा कि फूल देखिए यहाँ से इसको धीरे धीरे इसको बंद कर देगा। अब बंद करने के बाद क्या होगा? सब अब नीचे से देखिए टूट करके सब गिरने लगेंगे। ध्यान रखिए, मैं एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहा हूँ, आप स्पष्ट रूप से जान जाइएगा कि क्या होता है। अब देखिए, जैसे ही फूल खिला, और जैसे ही फूल खिला, अब देखिए धीरे धीरे फूल का ये और पार्ट जो है इसका काम समाप्त हो गया। ध्यान रखिए, देखिए कैसे ये सभी जो है फूल अपने जैसे ही निषेचन की क्रिया शुरू हो, निषेचन की क्रिया खत्म, वो फूल अपना सारे आगे वाले पार्ट्स को सबको गिराना शुरू कर देता है। अब देखिए सिर्फ ये अंडाशय बचेगा और ये सभी जो है पार्ट्स को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। इसके बाद देखिए इस पार्ट्स को भी हटा देगा सारे। जैसे ही निषेचन की क्रिया समाप्त, ये सभी लोग का काम जो है ख़त्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है, लोग को अपने अपने घर चले गए। देखिए ख़त्म हो गया। अब बचा क्या आप लोगों को? देखिए ये अंडाशय बच गया, समझिए जरा। अब ये जो अंडाशय बचा ना, यही अंडाशय अब क्या हो गया? यही फूल करके आगे चलकर फूल करके और आगे बढ़ करके बड़ा हो करके यही फल बन गया। क्या बन गया? अब यही फल बन गया। ध्यान रखिए, यही फल बन गया। और जैसे ही पक जाता है हम लोग यहाँ से तोड़ करके खा जाते हैं। यही तो है कहानी आपको फलों की। अब देखिए दूसरा चीज़, अब इसके अंदर कहिए कि बीज, तो मैंने बता दिया कि जितने ये परागकण आकर के जितने अंडाणु को निषेचित किए थे, देखिए जैसे ये स्पर्म इसको निषेचित कर दिया था, इसको निषेचित कर दिया, इसको जितने को किया था, ये सभी बीज बन गया। तो क्या बन गया? देखिए बीज। तो आप लोगों को पहला समझ में आ गया कि पूरा अंडाशय पक कर फल बन गया और पूरा इसके अंदर का जो ये अंडाणु था, सब जो है बीजांड जो था, वो सब के सब बीज बन गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि कुछ जो फलों में अधिक बीज होता है और कुछ फलों में कम बीज होता है। तो मैंने बताया कि जितने ही, जैसे इसमें अंडाशय के अंदर जितने स्पर्म आएंगे, मान लें कि 5 आए तो 5 ही बीज बनेगा, 5 ही बीज बनेगा। मान लें कि 10 स्पर्म आ गए इसके अंदर, 10 को निषेचित कर दिया तो 10 बीज बनेगा, माने अधिक बनेगा। अब 100 आ गए, 100 को निषेचित कर दिया तो 100 बीज बनेगा। अगर मान लीजिए कि एक भी न आए तब क्या होगा? ध्यान दीजिए, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो देख लीजिए, अगर एक भी स्पर्म न आया तो समझ लीजिए तब पर भी क्या होगा? अगर एक भी स्पर्म नहीं आया फिर भी क्या करेगा? ये फल बनेगा, ये फल बनेगा। इसको कहते हैं अनिषेचित फल, मतलब इसका निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब फल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
कुछ ऐसा भी मौका आता है कि न तितलियाँ आई न कुछ है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुआ, फिर भी पौधा कहता है कि भाई कोई बात नहीं है, चलो हम ऐसा ही फल बना देते हैं जिसके अंदर बीज ना होगा। तो इस तरह से वही पक करके फिर वह भी अपना क्या करता है कि इस तरह से पक करके वो भी फल बन जाता है। इसको हम लोग तोड़ कर खा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर बीज नहीं होगा। अगर उसके अंदर बीज नहीं है तो आप क्या समझे, इसके अंदर बीज किसी फल में बीज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फल में निषेचन की क्रिया नहीं हुआ, इसलिए उसके अंदर बीज का निर्माण नहीं हुआ। ज़्यादा अगर हो गया बीज, इसका मतलब उसके अंदर निषेचन की क्रिया खूब हुआ है। अगर कम बीज हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर निषेचन की क्रिया कम हुई है। तो ये आप लोगों को सही जानकारी है। अब देखिए अगला है, फल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने तो बता दिया कि भाई फल दो प्रकार के, एक निषेचित फल और एक अनिषेचित फल। जब निषेचन की क्रिया हुआ उससे फल बन गया यहाँ, तो उसको कहेंगे निषेचित फल। और निषेचन की क्रिया नहीं हुआ, उसके अंदर बीज का निर्माण नहीं हुआ, तो अनिषेचित फल। तो कौन कौन अनिषेचित फल है, तो देखिए बिना बीज वाले फल अनिषेचित फल है। अब जैसे केला है, केला में बीज नहीं होता है। अंगूर है, अंगूर में बीज नहीं होता है। अनानास है, कुछ नींबू है, कुछ नींबू भी अब आ रहा है जिसमें बीज नहीं होता है। उसके बाद संतरा, कुछ संतरा भी आ रहा है जिसमें बीज नहीं होता है। उसके बाद कुछ तरबूज है, उसमें भी बीज नहीं होता है। कुछ अनार भी आ रहे हैं जिसमें अनार में भी आपको बीज नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यह सभी अनिषेचित फल है, इसमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुई है। क्लियर। अब कह रहे हैं कि कुछ बीज वाले फल, तो कुछ बीज वाले फल इसका मतलब कि उसमें निषेचन की क्रिया हुई है। तो कौन कौन है, तो देखिए इसमें आम है, लीची है, कटहल है, बैर है, खजूर है, इन सभी में बीज है। इसका मतलब इसमें निषेचन की क्रिया हुई है। तो चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्नों को बारीकी से समझ गए होंगे। तो आप फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि आप जानते हैं कि फल और सब्जियों के अंदर बीज कैसे बनता है। तो मैंने बता दिया कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो स्पर्म है, जो परागकण है, वह जाकर अंडाणु को निषेचित करता है, और निषेचित करने के बाद जो उस अंडाशय जो है वह पूरा पक करके फल बन जाता है, और उसके अंदर जो बीजांड होते हैं निषेचन के बाद उससे बीज बन जाता है। और इस तरह से जो है हम लोग का ये सारा कहानी होता है। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि भाई जो भी अपने बच्चे को आप जो है अच्छे वीडियो देखिए, अपने बच्चों को ये सब वीडियो दिखाइए जो ज्ञान का है। आने वाले कुछ दिनों में जैसे कुछ बच्चों की मांग है कि सर आप इसको इंग्लिश में भी बनाइए, इंग्लिश में भी क्लास लीजिए, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आप लोगों को, अभी चल रहा है जो इसको हिंदी में अभी चल रहा है, आप लोग को इंग्लिश में भी ये आएगा। सभी क्लास इंग्लिश में भी आप लोगों को लिया जाएगा, बताया जाएगा। जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी लाभ होगा। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा है कि आप लोग ऐसा नहीं है, हम लोग चूँकि हिंदी भाषी लोग हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर जहाँ दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत होगा, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।